अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इटली से रज़ा वसीम और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। रिनोन्ड जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी बैनुल अक़वामी बॉर्डर्स पर अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हुए गोलियाँ लगने से हलाक हो गए हैं। दानिश सिद्दीकी की मौत की तस्दीक भारत में अफ़गान जो सफ़ीर हैं महमूद ज़ई उन्होंने भी की है। अच्छा, इस बारे में हम बात करने से पहले आपको थोड़ी सी बैनुल अक़वामी बॉर्डर्स के ऊपर जो रिपोर्टर्स अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हैं उसके बारे में बात करना चाहेंगे। तफ़सील आपको देते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि ये जो रिपोर्टर्स होते हैं और ये जो सहाफ़ी होते हैं ये ड्यूटी के दौरान किस तरह से काम करते हैं और फिर अगर उनके साथ कोई इस तरह का हादसा पेश आ जाए तो उनके दुनिया से जाने के बाद उनके साथ उनका इदारा या हुकूमत क्या तावन करती है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद खबरें आपको मिलती रहें। अच्छा, ये जो बैनुल अक़वामी बॉर्डर्स पर इनसाइड और आउटसाइड बॉर्डर्स ये जो सहाफ़ी काम करते हैं, ये नडर और जो बहादुर सहाफ़ी होते हैं, इनकी असाइनमेंट बैनुल अक़वामी बॉर्डर्स के ऊपर 3 तरह की होती है। एक तो क्रॉस फायर, एक मर्डर और तीसरे को कहा जाता है डेंजरस असाइनमेंट। दानिश सिद्दीकी के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा आपको ये डिटेल बता दें कि 2021 में अब तक 8 सहाफ़ी जो हैं इस सिलसिले में अपनी जानों से हाथ गंवा बैठे हैं। अच्छा, ये सहाफ़ियों के लिए तो अज़ाज़ होता है, ज़ाहिर है वो जिस तरीके से काम कर रहे होते हैं ये वो फ़र्ज़ समझ के करते हैं और फिर इस ड्यूटी के साथ उनका इदारा उनके पीछे खड़ा होता है और उनकी हर तरह से सपोर्ट भी करता है। लेकिन किसी भी तरह का नाखुशगवार वाक़या कब किस जगह पेश आ जाए इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फरवरी में जो पहला जर्नलिस्ट क्रॉस द बॉर्डर अपनी ड्यूटी देते हुए अपनी जान से गया उसका ताल्लुक़ बांग्लादेश से था, बुरहानुद्दीन मुज़क्कर। ये 20 फरवरी का वाक़या है। उसके बाद 8 और जर्नलिस्ट, टोटल 8 हैं ये, जो जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, लबनान से है, बुर्किना फ़ासो से है, फिर अज़रबैजान से है, लेबनान और कुछ और इस तरह के मुल्क हैं। ये 9वें सहाफ़ी हैं दानिश सिद्दीकी। अच्छा, ये कैसे वाक़या पेश आया, इससे पहले आपको ये बता दें कि ये जो सहाफ़ी हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे काम करते हैं इनका ताल्लुक़ आम तौर पे बैनुल अक़वामी इदारों से होता है। जैसे कि 2 बुर्किना फ़ासो के और 2 जो है अज़रबैजान के, वो अब तक इस तरह के हादसात से दो चार हो चुके हैं। जो दानिश सिद्दीकी हैं इनका ताल्लुक़ भारत से है। ये बड़े रिनोन्ड जर्नलिस्ट थे, इनके बारे में बहुत सारी खबरें उसके बाद काफ़ी शौक़ और दिलचस्पी से पढ़ी जाती रहीं। जब राइटर्स ने इनको दिल्ली में जो फसादात हुए थे उन फसादात के अंदर इन्होंने जो तस्वीर बनाई उनमें से एक तस्वीर को बेस्ट अवार्ड भी दिया गया। और फिर ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं इनकी दरबदरी और रोहिंग्या मुसलमानों की जो है जो हालात थे उसके ऊपर भी इनकी डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म बनती रही है उस पे ऊपर इनको गिल्टर्स अवार्ड भी मिला था। इसके बाद इनकी बहुत शोहरत ज़्यादा हो गई। तो ये गिल्टर्स अवार्ड जो मिला इनको, ये पहले भारतीय सहाफ़ी थे जिनको ये अवार्ड मिला। इंटरनेशनल सरहदों के ऊपर ख़ास तौर पे जो वॉर जोन्स होते हैं उनमें काम करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ख़तरात से भरपूर ये काम होता है। लेकिन चूँकि हर शोबे की तरह सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक लोग भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी जाफिशानी और ईमानदारी से अदा करते हैं, लिहाजा वो इस तरह के ख़तरात से कभी भी घबराते नहीं हैं। दानिश सिद्दीकी ये इस गुज़श्ता हफ़्ते के आगाज़ में जब स्पिन बोल्टिक अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कब्ज़ा किया तो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ये शामिल थे। अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ये सिक्योरिटी फोर्सेस स्पेन बोल्टिक से तालिबान का कब्ज़ा छुड़ाने के लिए उस इलाके में गई थी और ये उनके साथ प्रेस कवरेज कर रहे थे। अच्छा, ये जो बैनुल अक़वामी सरहदों पर इस तरह के हालात के ऊपर काम करने वाले लोग होते हैं इनके बारे में आपके इल्म में होगा कि ये फ़ोटोग्राफ़ी के साथ साथ रिपोर्टिंग भी करते हैं, लिहाजा इनका काम मल्टी डायमेंशनल होता है। ये ख़बरें भी भेजते हैं, क्लिप्स भी भेजते हैं और तस्वीर भी भेजते हैं। तो ये एक झड़प हो रही थी स्पिन बोल्टिक पे, तो वहाँ पर मोहम्मद ज़ई जो हैं अफ़गान सफ़ीर इंडिया में, उनका ये कहना है कि तालिबान की तरफ से जो फायरिंग की गई उसमें इनको गोलियां लगीं और ये अपनी जान से गुजर गए।
اچھا یہ تو صورتحال ہو گئی ان کی اس واقعے کے اندر. اس سے پہلے بھی یہ ہانگ کانگ میں جو مظاہرے ہوئے اور دلی کے جو فسادات ہوئے اور موصل کی جنگ عراق کی جو تھی اس میں بھی یہ بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر چکے تھے اور بین الاقوامی سطح پہ یہ ایک جانے پہچانے صحافی تھے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ گلٹرز ایوارڈ جو ہے بھارت میں کسی ایک صحافی کو ملا ہے اور یہ دانش صدیقی کو ملا تھا. تو دانش صدیقی اس حوالے سے جو ان کی پرسنل لائف ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے اچھے باپ تھے, بڑے اچھے بیٹے تھے اور بڑے اچھے خاوند تھے, فیملی والے آدمی تھے اور بہت اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریاں یہ ادا کر رہے تھے. اچھا اس سے ہٹ کر ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور جس سلسلے میں ہم آج بات ضرور کرنا چاہیں گے. کسی بھی ادارے کے ساتھ منسلک اس طرح کے جو صحافی ہوتے ہیں ان کو بنیادی طور پہ سپورٹ کرتا ہے ان کا ادارہ جن سے وہ منسلک ہوتے ہیں. اچھا یہ جو کہ رائٹرز کے ساتھ ہے, رائٹرز ایک بہت بڑا بین الاقوامی ادارہ ہے. اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے مرڈر کا, کراس فائر میں ایسا واقعہ ہو جاتا ہے یا کوئی ان کو ڈینجرس اسائنمنٹ ملتی ہے جس کے بعد ان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے اور وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں تو پھر ادارہ ان کی سپورٹ کرتا ہے. لیکن آج کی اس ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جس ملک سے ان کا تعلق ہوتا ہے ان ملک کی حکومتیں عام طور پر اس طرح کے صحافیوں کو کوئی سہولتیں نہیں دیتی. ہمارے ملک کی بات ہی کر لیں, ہمارے ملک کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی آواز اٹھائی جاتی رہی ہو. تو دانش صدیقی ایک بین الاقوامی سطح پہ ایک بڑے صحافی تھے. صحافیوں کے بھی کوئی کیونکہ انہوں نے اپنا رپورٹنگ کا کام کرنا ہوتا ہے, انہوں نے کمیونیکیشن کا کام کرنا ہوتا ہے, تو ان کو بھی سرحدوں میں اگر وہ پازیٹیو جرنلزم کرتے ہیں تو ان کو سرحدوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے. دانش صدیقی کا تعلق تھا انڈیا سے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا تعلق کس ملک سے تھا. بنیادی طور پہ وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نہایت دیانتداری سے ادا کر رہے تھے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ رائٹرز کے ساتھ ساتھ جو بھارتی حکومت ہے وہ بھی دانش صدیقی کی خاندان کا خیال رکھے. تو آج کے لیے اتنا ہی, پھر ملتے ہیں